हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई यूनिट, एक नया चैप्टर। 12th एनसीईआरटी की जो सेकेंड लास्ट यूनिट है आपकी जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, वो आज हम शुरू करेंगे। ऐसे देखा जाए तो 5 यूनिट 11th और 5 यूनिट 12th कुल मिलाकर नीट की 10 यूनिट में सबसे छोटी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी की मानी जाती है। बायोटेक की इस यूनिट में कुल मिलाकर आप देखेंगे 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सिद्धांत एवं प्रक्रम और दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन अनुप्रयोग। एक्चुअली हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है कि कोई पूरी बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बड़ा और अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की कुछ तकनीकें हमारे कोर्स में दे रखी हैं। जैसे बायोटेक की कुछ चीज़ें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसी तरह से बायोटेक की इस यूनिट में और इन चैप्टर्स में जो टेक्निक हमें दी है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। आप इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हो, जीन स्थानांतरण तकनीक भी कह सकते हो। एक्चुअली पूरी बायोटेक्नोलॉजी नहीं, हमें मेनली जीन स्थानांतरण तकनीक समझनी है, जिसके अंदर साफ साफ है कि एक जीव से कोई जीन निकाला जाता है और उसे किसी दूसरे अन्य जीव के जीनोम में लगा दिया जाता है। तो हम बिल्कुल भिन्न भिन्न, बिल्कुल अलग अलग प्रकार के जीवों के जीन का आदान प्रदान करते हैं, एक जीव का दूसरे जीव में स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो ये स्थानांतरण का कार्य कैसे होता है, पूरी टेक्निक कैसे रहेगी, वही हमें इस यूनिट में पढ़ना है। पहले वाला जो चैप्टर है सिद्धांत एवं प्रक्रम यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये चैप्टर जो है मुख्य रूप से आरडीएनए तकनीक कैसे की जाती है उसकी प्रक्रिया बताता है। और अगला जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन है, मतलब जीन स्थानांतरण से अब तक हमने क्या क्या बनाया है उसके अनुप्रयोग बताएगा। ठीक है, ये यूनिट बहुत छोटी सी है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ना आकर जो एनसीईआरटी में दिया गया उसी के इर्द गिर्द ही एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और हर बार इस बायोटेक यूनिट से काफी अच्छे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हर बार मिल जाते हैं। बहुत छोटा सा यूनिट है, बहुत कम समय में तैयार होता है और अच्छे खासा स्कोरिंग भी है। ठीक है, और हमें जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी की जो चीजें हैं उन्हीं के आसपास पूछा जाएगा और हम भी वही चीजें लेंगे। हमें मेनली ये समझना है मोटे तौर पर कि आखिर तकनीक क्या है और कैसे काम की जाता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक स्कोरिंग पार्ट है, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। अच्छा, आपको इसको साथ साथ एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। एक और चीज मैं बता दूं, टेक्निकल चीजें हैं एनसीईआरटी में, तकनीकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट लिखी हुई है, और अगर ये हिंदी माध्यम में है तो थोड़ी और ज्यादा जटिल हो जाती है। तो जब हम एनसीईआरटी से इन चैप्टर को पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा हमें दिक्कत आती है। इनके लैंग्वेज, इनके वर्ड्स कुछ अजीब और कुछ बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको जनरल में इस टेक्निक को समझा रहा हूँ, साथ साथ में हम एनसीईआरटी की चीजें भी देखते चलेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, एनसीईआरटी का जो पहला वाला चैप्टर है सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें जो है थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो रखा है। अगर हम एक सही तरीके से टेक्निक पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ एनसीईआरटी में कुछ पैराग्राफ जो पीछे होने चाहिए वो आगे हैं, आगे वाले पीछे हैं। थोड़ा सा कम क्रम जो है वो अस्त व्यस्त है। तो हम पढ़ते समय थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके भी पढ़ेंगे। हमें पैराग्राफ की नंबरिंग करनी पड़ सकती है, जिससे कि हम एनसीईआरटी जब पढ़ें तो हमें थोड़ा ढंग से समझ में आए। वो मैं सब आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर सिद्धांत एंड प्रक्रम, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी दरअसल है क्या, पहले जरा हम इसको समझ लें और फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक पर आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी का शब्द 1970 के आसपास कार्ल एरिके नामक वैज्ञानिक ने 2 शब्दों से मिलकर बनाया। बायोटेक्नोलॉजी, बायो और टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इन 2 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी 1970 के बाद से शुरू हुआ है। हम कई बार जब बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल नई मॉडर्न ब्रांच, बात ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इतना भी नया नहीं जितना शायद हम सोच रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी बड़े प्राचीन समय से है। बायोटेक में जो काम किए जाते हैं वो बड़े प्राचीन समय से किए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि 1970 के आसपास ये नामकरण हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, बट बायोटेक्नोलॉजी की कार्य और भी पहले से होते आ रहे हैं। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी की खास बात क्या है, देखिए इसमें 2 शब्द हैं, ये 2 विज्ञान का समावेश है। एक है बायो मतलब सजीव विज्ञान, जीव विज्ञान सजीवों का विज्ञान है, इसमें जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी, तकनीकी विज्ञान। तकनीकी विज्ञान को एक प्रकार से निर्जीव विज्ञान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मशीनों द्वारा बृहद स्तर पर उत्पादन होता है। ठीक है, बायोलॉजी अपनी जगह है जहाँ सजीवों का अध्ययन हो रहा है, सजीव कितने तरह के हैं, उनके शरीर में किस प्रकार से सारे कार्य हो रहे हैं, ये सब चीज हम बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हम पृथ्वी पर उपस्थित जीव जगत को जानना पहचानना चाह रहे हैं।
ठीक है, तो ये एक बिल्कुल अलग काम है। और टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मानव निर्मित शाखा है। मानव ने अपने फायदे के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए कई सारे तकनीक का इस्तेमाल किया है। अगर हम बहुत पीछे जाएं तो पाषाण युग से ही मानव कहीं न कहीं तकनीकों पर काम करता आया है। पहले उसने पत्थरों के औजार बनाए, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर लोहा, तांबा, ये सब आए, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं तकनीकों में हमने बहुत सुधार किया है। तरह तरह की मशीनों का निर्माण होने लगा है। मशीनरी, मैकेनिकल के बाद हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ गए, और आज हम सेंसर बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में भी उत्तरोत्तर काफी सुधार हुआ है, और टेक्नोलॉजी लगातार नई नई चीजें ला रही है। इधर बायोलॉजी का अध्ययन अपनी जगह है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। एक में सजीव भाग है, एक में निर्जीव भाग ज्यादा है, मशीन है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी देखिए मानव द्वारा बनाई गई चीज है, और मानव के लिए ही उपयोगी पदार्थ बनते हैं। टेक्नोलॉजी पर आधारित जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं आज, हर सारी इंडस्ट्री में मशीनों से काम हो रहा है, सारा काम ऑटोमेटिक है। आप देखिएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी आविष्कार हो, वो तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि मानव के लिए वो उपलब्ध न हो, और मानव को कोई आविष्कार पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए उसे वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए आप देखिएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी में अंत में वृहद स्तर का उद्योग और उत्पादन होता है, और वो सारा उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी इन दोनों का समावेश है, ठीक है। एक सामान्य टेक्नोलॉजी में कार्य ज्यादातर मशीनरी से होता है, और उन मशीनरी में कुछ खराब आ जाए तो पुर्जे बदल लिए जाते हैं, मशीनें सही हुई हो जाती, रिपेयर हो जाती, चलता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी अलग है। अब इसमें सजीवों का समावेश कैसे हुआ? जैसे एक सामान्य टेक्नोलॉजी में उत्पादन और सारा कार्य मशीनों द्वारा हो रहा है, अगर हम उन मशीनों को हटा दें, उन निर्जीव मशीनों को हटा दें, और उसकी जगह कोई सजीव जीव लाके खड़ा कर दें, और सजीव जीव से कार्य करवाएं मशीन की तरह, और वो हमारे लिए कोई उपयोगी उत्पाद बनाए, तो हम इसे फिर बायोटेक्नोलॉजी कहें। एक सामान्य टेक्नोलॉजी में उत्पादन करने वाली इकाई, जो कि एक निर्जीव मशीन है, यदि उसे हटा दिया जाए और एक सजीव जीव लाकर खड़ा किया जाए, और फिर उससे भी उसी मशीन की तरह वृहद स्तर उत्पादन किया जाए, तो अब ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? बायोटेक्नोलॉजी। और ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, कारण कि बायोटेक्नोलॉजी में जीव शामिल हो गए, और जहाँ जीव आएंगे तो वहाँ संवेदनशीलता आएगी ही आएगी। मशीनों से आप किसी भी तरह से काम में ले सकते हैं, रफ टफ यूज कर सकते हैं, खराब हो गई पार्ट्स पुर्जे बदल लेते हैं, चल जाता है, रिपेयर हो जाता है। लेकिन जीवों के साथ ऐसा नहीं है। जीवों का देखभाल और रख रखाव करनी ज्यादा जरूरी होती है। जैसे हम अपने लिए एक मोटरसाइकिल लेके आए और हम अपने लिए एक घोड़ा लेकर आए, तो मोटरसाइकिल को रखना ज्यादा आसान है, उसमें आपने पेट्रोल डाला और वो चलती रहेगी। लेकिन घोड़ा, क्योंकि वह स्वयं एक जीव है, तो उसका देखभाल ज्यादा रहती है। तो बायोटेक्नोलॉजी की संवेदनशीलता इसी वजह से है कि जो जीव आप लाए हैं, जिस जीव से आप उत्पादन कराना चाह रहे हैं, उसको सही ढंग से वृद्धि करने और रखने की पूरी परिस्थितियां देनी पड़ेगी। हमारी जरा सी गलती से हो सकता है उस जीव की मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद जीव रिपेयर नहीं होते, और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी की संवेदनशीलता ज्यादा है, काम ज्यादा जटिल होता है। लेकिन अगर हम सजीवों का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बना रहे हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर मुख्य बात है केवल सजीवों का उपयोग नहीं, उत्पादन उद्योग स्तर पर और सतत होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी जीव को लाए और मार के खा गए और हम कह रहे हैं कि हमने इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया, बट ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं। हम उसे मारे नहीं, वो जीव मरना नहीं चाहिए, वो जीव जिंदा रहे और लगातार उत्पादन करे। ये बायोटेक्नोलॉजी की थीम होती है। समझ में आई बात? अगर हम इसको परिभाषित करते हैं तो सजीवों का अथवा उनके अवयवों का, या तो पूरा सजीव ले लें, नहीं तो उनके अवयव। कई बार पूरा जीव न लेकर के उनके शरीर के कुछ भाग, अंग, कोशिकाएं या उनके कुछ मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। पूरा जीव लेना जरूरी नहीं है। उनके अवयवों का मानव के लिए उपयोगी उत्पादों एवं सेवाओं के निर्माण के लिए वृहद स्तर पर उपयोग करना। जीवों का और उसके अवयवों का मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने में, सेवाएं सर्विसेज बनाने में हम अगर उसका वृहद स्तर पर उत्पादन करते हैं या उपयोग करते हैं, तो वो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। कुछ उसी तरह की एक परिभाषा एनसीईआरटी में भी दी है, ठीक है। एनसीईआरटी की परिभाषा को मैंने थोड़ा आसान करके बताया है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज है। समझ में आना चाहिए कि जीवों का उपयोग करके हम औद्योगिक स्तर पर, बड़े स्तर पर मानव के लिए कुछ उपयोगी चीजें बनाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट, जैसा मैंने आपको कहा कि ये कोई बहुत नया भी नहीं है, बड़े प्राचीन समय से
मानव ने जीवों का, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अपने लिए उपयोगी उत्पाद बनाना सीखा है। आप देखिए, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से मानव सूक्ष्म जीवों की किण्वन क्षमताओं का उपयोग कर रहा है और दूध से दही बन रहा है। घर में दही, पनीर, ब्रेड, शराब, ये जो चीजें हैं जहाँ सूक्ष्म जीव और उनके किण्वन क्षमताएं काम आती हैं, ये भी तो जीवों का उपयोग करके बना उत्पाद है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी। भले उस जमाने में नाम बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी तब भी थी। ठीक है, और इसीलिए हम 1970 के पहले की बायोटेक और 1970 की बायोटेक बाद की बायोटेक को दो भागों में बांट देते हैं कई बार, एक पुरानी बायोटेक, एक नई बायोटेक। देखिए अंतर भी है इसमें। 1970 के पहले की बायोटेक मतलब इंसान जो है जीवों का उपयोग करके अपने काम की कई चीजें तो बड़े प्राचीन समय से बनाता आ रहा है। ठीक है, फिर 1970 के बाद की बायोटेक में ऐसा क्या अंतर आया? पहले क्या होता था, जब हम जीव उपयोग करते थे तो हम केवल जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करते। किसी बैक्टीरिया को मान लीजिए दही बनाने आ रहा है तो हम उसका उपयोग कर रहे, कोई हमारे लिए अल्कोहल बना रहा है, कोई हमारे लिए ब्रेड बना रहा है। तो जो जीवों की प्राकृतिक क्षमताएं थी, उन जीवों के अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, उनके जीनोम में, उनके डीएनए में कोई छेड़छाड़ नहीं है। बस हमने उस जीव को लिया और अपने लिए उत्पाद बनाना शुरू कर दिया। तो जब तक आप किसी जीव की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, और यही पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है। अब प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करने में तो हमें बहुत कुछ जीवों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, और हम उससे बस वही काम करवा पाते थे जो वो वास्तव में करता था। लेकिन धीरे धीरे 1950, 1960, 1970 यहाँ तक आते आते मानव जो है डीएनए तक पहुंचा। मानव कोशिका में से डीएनए निकालने में सक्षम हुआ, फिर उस डीएनए में से भी एक जीन काट के निकालने में हम सक्षम हुए, और जब हम जीन निकालने में और जीन स्थानांतरण करने में सक्षम हुए तब हमने सोचा कि इन जीवों को हम केवल प्राकृतिक क्षमताओं पर ही काम में क्यों ले। अगर हमें किसी जीव में बहुत अच्छा जीन दिख रहा है जो हमारे काम का है, लेकिन उस जीव में वो उत्पादन नहीं हो रहा, तो हम उस जीव का जीन निकाल के और किसी साधारण जीव में ट्रांसफर करते हैं जिसमें उत्पादन करा सके। और इस तरह से हमने 1970 के बाद जीवों में जीन स्थानांतरण करना शुरू किया। अब हम जीवों के प्राकृतिक जीनोम में छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि ये चीज गलत है, प्राकृतिक रूप से कतई सही नहीं है, बट एक सीमित मात्रा में किया जाए तो ठीक है। अब हम किसी भी जीव का एक जीन निकालते हैं और एक वाहक की मदद से उसे दूसरे जीव में भेज देते हैं, और फिर उसमें उस जीन के उत्पाद का उत्पादन करवाते हैं। ठीक है, तो जहां 1970 के पहले की जो पुरानी बायोटेक थी उसमें हम जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करते थे और वो नेचुरल था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं 1970 के बाद की बायोटेक में हम जीवों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उपयोग करने से पहले उसके जीनोम में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, उसके डीएनए में कुछ जीन इधर उधर कर देते हैं, उसके बाद उत्पादन करवाते हैं। और ऐसे जो जीव जिनके जीनोम में हमने कुछ जीन स्थानांतरण किया उनको हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब जीवों को पहले रूपांतरित करते हैं उसके बाद यूज करते हैं। अब ये चीज नेचुरल नहीं है, इसलिए इसका विरोध भी बहुत है, इसके नुकसान भी है, निश्चित रूप से होंगे आगे। अगर ये ज्यादा और वृहद स्तर पर उपयोग किया जाए तो दिक्कत है। तो हम आज भी जीन स्थानांतरण टेक्निक को बहुत सीमित मात्रा में यूज करते हैं, और जीन स्थानांतरण से हमने बहुत कुछ अच्छी चीजें भी बनाई। इंसुलिन का उदाहरण देखिए, मानव का इंसुलिन मानव से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कई लोगों में इंसुलिन कम बनता है तो डायबिटीज होती है। अब इंसुलिन मिले कहां से, कोई स्रोत ही नहीं था। इंसुलिन को हम लैब में संश्लेषित नहीं कर पाए कभी। अंततः फिर जब जीन स्थानांतरण तकनीक बनी तो हमने मानव के इंसुलिन के जीन को इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, और वो इकोलाई बैक्टीरिया आज तक हमारे लिए इंसुलिन बना के दे रहा है, और उस इंसुलिन से आज हजारों लोगों की जान बचती है। इस प्रकार के कार्य किए गए, और जहां ऐसा कोई कार्य है जीन स्थानांतरण हालांकि ठीक नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत ये कार्य करें और इससे अगर हजारों मानवों की जान बचाई जा सके तो ये स्वीकार्य माना जाता है। और इसी तरह से जीन स्थानांतरण से हमने कई सारी औषधियां बनाई हैं, बहुत सारे रोगों का उपचार किया है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग व्यू मैंने आपके सामने रखे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी को मैं दो मुख्य भागों में बांट सकता हूँ। एक तो होगी ओल्ड या परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी, और एक नई बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड बायोटेक, न्यू बायोटेक। ओल्ड या परंपरागत ट्रेडिशनल बायोटेक जिसमें हम जीव यूज करते थे सिर्फ, और नई के अंदर हम आधुनिक के अंदर जीन स्थानांतरण का भी कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को थोड़ा सा और समझें तो पहले ओल्ड बायोटेक की बात करूं तो 1970 के पहले की बायोटेक को हम पुरानी या परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसमें सजीवों की प्राकृतिक क्षमताएं, नेचुरल एफिशिएंसी, प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए जाए।
इसमें कोई जीन स्थानांतरण नहीं, कुछ नहीं। इसके उत्पाद तो हम आज भी काम में लेते हैं, घर में दही आज भी बन रहा है और भी कई चीजें बन रही हैं। तो ओल्ड बायोटेक का मतलब ये नहीं है कि 1970 के बाद अभी ये काम नहीं आ रही, ये तो अभी भी काम आ रही है, लेकिन पहले जो है बस यही चलता था और उसकी उत्पाद तो आज भी बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जीवों के जीनोम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता था। उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म जीवों द्वारा दही, पनीर, चीज, ब्रेड, शराब आदि उत्पादों का निर्माण, और ये आज भी होता है। तो जब तक हम जीवों को बिना उनके जीनोम में छेड़छाड़ किए यूज कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति को कोई दिक्कत नहीं, और आप ये आराम से कर सकते हो, और हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। ये एक तरह से ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है। और ज्यादातर उस समय मानव के लिए ये उपयोगी चीजें जो बनती थी ये सब खाद्य उत्पाद होते थे। कुछ लोग इसे किचन टेक्नोलॉजी भी कहते थे। सारे खाने पीने की चीजें होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 1970 के बाद की जो बायोटेक्नोलॉजी है वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जीवों के जीनोम में परिवर्तन किया जाता है। एक नया शब्द आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिल्कुल ये इंजीनियरिंग की तरह एक लेबोरियस स्किलफुल काम है, और हम यहाँ पर जीव के जीन, उसके डीएनए में हेर फेर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, अभियंत्रिकी। ठीक है, और उससे हम जीवों के जीनोम में परिवर्तन करते हैं, कोई जीन निकालते हैं, कोई जीन स्थानांतरित उसमें ट्रांसफर करते हैं, फिर इनका उपयोग मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है। जीव का उपयोग तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन पहले जीव को बदला जा रहा है, थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है उसके बाद, और ऐसे जीव जीएमओ कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीएमओ बनाएंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे उत्पाद बनाने में। पहले वाली में केवल प्राकृतिक जीव का ही उपयोग हो रहा था, तो अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अब यहाँ जीएमओ बनाना और उसके बाद उपयोग करना है, तो इसके दो प्रमुख सिद्धांत हमें एनसीईआरटी ने भी बताए हैं। ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, दो मुख्य कार्य यहाँ पर क्या है। पहला कार्य है ट्रांसजेनिक जीवों का निर्माण। ये जो जीएमओ होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनको हम ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक जीव वह जीव होता है जिसके शरीर की कोशिकाओं में किसी अन्य जीव का जीन डाला गया है। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। हिंदी में पारजीनी जीव भी कहा जाता है, किसी और का जीन लिए हुए है। जीएमओ का पहला काम तो है जीएमओ बनाएंगे। ये काम बड़ा मुश्किल है, किसी जीव का जीन निकालना इतना आसान काम नहीं है। निकालने के बाद वाहक के साथ जोड़ के, वाहक और होगा ले जाने वाला इसको, फिर इसको किसी और जीव की कोशिका में स्थानांतरित करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो पहला काम तो है जीएमओ बनाना। ठीक है, इसको बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीकों का उपयोग करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज करेंगे। और जो टेक्निक सबसे ज्यादा काम आएगी वो ये रही, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, आरडीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट पुनर्योगज। ठीक है, शॉर्ट में इसको आरडीएनए तकनीक कहते हैं। तो आरडीएनए बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको फिर जीन स्थानांतरण मतलब जीव में स्थानांतरित किया जाएगा। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक का यूज करके हम जीएमओ बनाएंगे। एक बार जीन स्थानांतरण कर हो गया और जीव तैयार हो गया, अब उसे बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार बना लिया बस। अब उसको मेंटेन करेंगे और उससे उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो दूसरा भाग क्या है, ट्रांसजेनिक जीवों का रख रखाव, मेंटेनेंस। बार बार न बनाना पड़े, क्योंकि बनाने का काम बहुत मुश्किल है। तो एक बार बनाने के बाद हम उसको मेंटेन करेंगे ताकि वो जीव मरे भी नहीं, और उससे साथ साथ उससे उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो इसे वृहद स्तर पर संवर्धन करेंगे। जिस जीव में हमने जीन स्थानांतरण किया, अब उसका संवर्धन करेंगे बड़े स्तर पर। संवर्धन से ये जीव बना भी रहेगा और इससे फिर वांछित उत्पाद की प्राप्ति भी होगी। तो ये जो संवर्धन से इसको मेंटेन करेंगे, फिर इस संवर्धन में ही हम इससे वांछित उत्पाद प्राप्त करेंगे। जिसके लिए हमने जीन ट्रांसफर किया है, तो वो वांछित उत्पाद की प्राप्ति फिर इससे होगी। तो ये एक्चुअल में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के कार्य का एक तरीका रहता है। दो आधार सिद्धांत पे चलेगा। पहले जीएमओ बनाएंगे, फिर उसको मेंटेन करेंगे और उससे उत्पाद प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमें बेसिकली इस चैप्टर में यही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जीन स्थानांतरण समझना है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक समझनी है। तो हमारा चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आपको जीन स्थानांतरण का एक आउटलाइन व्यू बता दूं कि करना क्या है, फिर उसके बाद इस चैप्टर की स्टेप शुरू करेंगे। तो अगर मैं इस पूरी जीन स्थानांतरण तकनीक का एक आउटलाइन बनाना चाहूं, तो जैसे सपोज कीजिए कोई एक जीव है और इसके अंदर बड़ा उपयोगी कोई जीन है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इसका जो जीन है, अगर हमने इसको निकाला और किसी सरल से छोटे से जीव में ट्रांसफर कर दे, तो हम इस जीन का उत्पाद ले सकते हैं वृहद स्तर पर, और ये हमारे बड़ा काम आएगा। हो सकता है कोई औषधि हो, कोई खाद्य उत्पाद हो।
तो अब जीव में से पहले जीन निकालेंगे, तो काम कोशिका पर होगा, जीव अकेले में कुछ नहीं होगा। जीव की कोशिकाएं ली और उसमें से हमने वांछित जीन निकाला। सारा काम कोशिकीय स्तर पर होगा, हमें कोई आंखों से दिखेगी नहीं चीजें, फिर भी किया जाता है। तो उस जीव की कोशिकाएं ली, उसमें से हमने वो जीन, वांछित जीन, उस जीन को कहते हैं जिसे हमें भेजना है। ये बड़ा उपयोगी जीन है जो हमारे काम आए। अब ये वांछित जीन अपने आप से नहीं चला जाएगा, ठीक है, इसको ले जाने के लिए भी डीएनए, एक और डीएनए है जिसे हम कहते हैं वाहक डीएनए। इन डीएनए में खास बात ये होती है कि ये डीएनए किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये आते जाते हैं तो हम अपना वांछित जीन भी इसी को, वाहक को काट कर लगाते हैं। तो जब ये वाहक जाएगा तो अपने हमारे जीन को भी ले जाएगा। अब देखिए, ये डीएनए अलग है और वांछित जीन स्वयं भी डीएनए है। तो दो अलग अलग स्रोत का डीएनए जब काट के जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट पुनर्योगज का क्या मतलब हुआ? एक नया कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट। दो अलग अलग जीवों के डीएनए को जब जोड़ते हैं तो उसे रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसे पुनर्योगज डीएनए, आरडीएनए कहते हैं। तो पहले आरडीएनए बनाया, अब इसे जिसमें भेजना उसमें स्थानांतरित करेंगे, उपयुक्त होस्ट सेल में स्थानांतरण। होस्ट सेल या परपोषी कोशिका जिसमें हमें भेजना है, अब उसकी कोशिका में इस वाहक की मदद से उसमें भेजा जाएगा, स्थानांतरित करेंगे। अब यह स्थानांतरण देखिए दो तरीके से होता है। यह स्थानांतरण भी दो तरीके से होगा कि या तो ये होता, स्थानांतरण तो हो गया, सॉरी, स्थानांतरण होने के बाद क्या रहेगा? दो स्थितियां हैं कि या तो ये है कि होस्ट सेल का वृहद स्तर पर संवर्धन करेंगे, जिसमें हमने जीन स्थानांतरित कर दिया, अब इनका वृहद स्तर पर संवर्धन करेंगे और संवर्धन करके वांछित उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि इन होस्ट कोशिकाओं से पूरा नया जीव बनाएंगे क्लोनिंग तकनीक द्वारा। एक कोशिका से संपूर्ण जीव बनाना कृत्रिम परिस्थितियों में वो क्लोनिंग कहलाता है। तो जिस कोशिका में हमने जीन स्थानांतरण किया, अब उससे संपूर्ण जीव बनाएंगे, क्लोनिंग तकनीक द्वारा नया जीव बनाएंगे और इस जीव को हम जीएमओ कहेंगे और फिर इस जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो या तो जिस कोशिका में आपने जीन स्थानांतरण किया उसी का संवर्धन करके उत्पाद प्राप्त कर लो, या फिर जिस कोशिका में जीन स्थानांतरण किया उससे फिर पूरा नया जीव बनाओ और फिर उससे उत्पाद प्राप्त करो। एक्चुअली ये दो रास्ते हैं, हमें दोनों में से कोई एक ही काम में लेना पड़ता है और ये अलग अलग प्रकार के जीवों के। अगर हमारा होस्ट जिसमें हम जीन स्थानांतरण कर रहे हैं ये एक कोशिकीय जीव है तो हम ये पहला वाला रास्ता लेंगे। ये जो है ये एक कोशिकीय के लिए रहता है कि जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीवों के लिए ये रास्ता ठीक है, क्योंकि वहां पर एक जो कोशिका है वही अपने आप में जीव। मान लो बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण करना है तो बैक्टीरिया स्वयं जीव भी है और एक ही कोशिका है। तो बैक्टीरिया की कोशिका में जीन स्थानांतरण करने के बाद अब जीव नहीं बनाना हो तो खुद ही जीव है, तो उसमें तो हम क्या करेंगे, बस उस कोशिका का संवर्धन कर लेंगे। तो या तो खुद ही जीव है, एक कोशिकीय के लिए तो आपको कोशिकाओं का संवर्धन करना है। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीव, मान लो पौधों में, जंतुओं में जीन स्थानांतरण करना है तो पौधे या जंतु में जीन स्थानांतरण करने पूरा पौधा थोड़ी लेके आएंगे, पौधे की एक कोशिका लाएंगे और पौधे की कोशिका में ये आरडीएनए ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो एक कोशिका जिसमें हमने दूसरा जीन डाला, इस कोशिका को पौधे को ले जाके नहीं देते हैं, सुनना ध्यान से, या जंतु है तो जंतु को नहीं देंगे, बल्कि उस एक कोशिका से पूरा नया पौधा बनाएंगे, ठीक है। पुराने वाले पौधे को वापस नहीं दे रहे हम, या जंतु है तो पूरा नया जंतु बनाएंगे। एक्चुअली जो पूरा नया पौधा बनेगा उस एक कोशिका से, तो वो संवर्धन से, टिश्यू कल्चर से, क्लोनिंग से बनेगा, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, उस एक कोशिका से जो पूरा जीव बना उसकी सारी कोशिकाओं में वो बाहरी जीन भी आएगा जो हमने भेजा, ठीक है। और तभी हम उसको कहेंगे वास्तव में ट्रांसजेनिक या जीएमओ। एक ट्रांसजेनिक जीव, एक जीएमओ वह जीव होता है जिसके शरीर की सारी कोशिका में वो बाहरी जीन होना चाहिए जो हमने भेजा है, एक दो कोशिका में नहीं। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में स्थानांतरण तो एक दो सेल में होगा, फिर उस एक दो सेल से पूरा नया जीव बनाएंगे ताकि उस जीव की हर कोशिका में वो जीन आ जाए, तब वो रियल में जीएमओ कहलाता है। इसलिए हमें क्लोनिंग द्वारा पूरा जीव बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ये बहुकोशिकियों के लिए होंगी, बहुकोशिकीय जीवों के लिए। तो बहुकोशिकीय जीवों के लिए हमें क्लोनिंग द्वारा पूरा जीव तैयार करना पड़ेगा और फिर उससे उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो अगर यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है तो कोशिकाई जीव है और सीधा संवर्धन करके उत्पाद प्राप्त करना।
पौधे जंतु जैसे बहुकोशिकीय जीव हैं तो कोशिका में जीन स्थानांतरण होकर के फिर पूरा पौधा जंतु बनाएंगे, उसके बाद करेंगे उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा एक पूरा आउटलाइन तकनीक है जीन स्थानांतरण की। अच्छा, ये जो आइडिया है कि किसी जीव का जीन दूसरे में स्थानांतरित करें तो बहुत पुराना आइडिया है, कोई 1970 के बाद नहीं आया। बहुत पहले जब से मानव ने यह पता कर लिया कि वायरस से लेकर बैक्टीरिया से लेकर मानव तक पौधों तक सबका आनुवंशिक पदार्थ एक जैसा है, सबका डीएनए एक जैसा है, डीएनए में थोड़ी चेंज है, डीएनए की चीजें तो बेसिकली सब में एक जैसा डीएनए। तब से ये सोचा जा रहा है कि जब सबका डीएनए एक जैसा है तो क्यों ना एक का जीन दूसरे में डाला जाए। लेकिन बरसों तक हम ये कार्य कर नहीं पाए, सोचते जरूर रहे, और ये कार्य 1970 के बाद ही संभव हो पाया, और इसलिए 1970 के बाद से मॉडर्न बायोटेक मानी जाती है। एक्चुअली समस्या कहाँ आती थी, ये थीम तो हमारी बहुत पुरानी है, ऐसा तो हमने बहुत पहले से सोच रखा है कि ऐसा ऐसा कुछ करें, लेकिन हो नहीं पाता था। कारण एक तो हम किसी कोशिका में से वांछित जीन कैसे निकालें, इसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। कोशिका खुद ही नहीं दिखती थी, उसके अंदर भी हजारों जीन और उसमें से एक जीन को छांट के निकालना, इसको कैसे निकाला जाए इसका हमारे पास कोई तरीका नहीं था। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसा डीएनए भी हमें पता नहीं चल पाया जो कि जीन को कोशिका में ले जाए, ले जाने वाले वाहक डीएनए के बारे में भी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था। और इन दो समस्याओं के चलते ये कार्य हो नहीं पाता था। 1970 तक आते आते हमें इन दोनों समस्याओं का समाधान मिला। ऐसी दो प्रमुख खोज हुई जिसने इन कामों को संभव बना दिया। ठीक है, ये दो प्रमुख खोजें जिन्होंने इस पूरे कार्य को संभव बनाया, उसमें से एक तो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज। एक ऐसा विशेष एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, जो डीएनए को एक निर्धारित जगह से काट सकता है। ठीक है, एक निर्धारित जगह से काटेगा और वहीं से हम जीन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी मदद से तो हम जीन प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज है प्लाज्मिड की खोज, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड जो है आपने बैक्टीरिया में भी सुना होगा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में उपस्थित एक अतिरिक्त डीएनए जो बैक्टीरिया की कोशिका से निकल भी जाता है, वापस भी आ जाता है। तो आने जाने की क्षमता रखने वाला ये प्लाज्मिड डीएनए हमारे लिए वाहक के रूप में काम आएगा। तो वाहक के तौर पर प्लाज्मिड की खोज 1970-71 के आसपास हुई है, और कुछ समय पहले ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज भी 1965 से 70 के बीच में हुई। और यही है 1970 तक आते आते ये दो प्रमुख खोज हुई। इस एंजाइम की मदद से हम कोशिकाओं में से वांछित जीन निकाल पाएंगे और प्लाज्मिड के रूप में हमें वाहक डीएनए मिला। तब जाकर के ये काम करना हमारे लिए संभव हो पाया, और इसीलिए 1970 के बाद ही हमें जीन स्थानांतरण के केसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक चैप्टर के अंदर जो हमें टेक्निक पढ़नी है, मैंने उसका आपको एक आउटलाइन बताया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें सबसे पहला आरडीएनए कैसे क्या बना, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाए तो दो वैज्ञानिक है, कोहेन एंड बॉयर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने प्रथम आरडीएनए बनाया। पहला आरडीएनए इन्होंने बनाया, दो अलग अलग स्रोत के डीएनए को जोड़कर बनाया गया। फर्स्ट आरडीएनए इन्होंने एक बैक्टीरिया से, देखिएगा कैसे काम किया है, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, आर जीन भी कहते हैं इसको, रेजिस्टेंट जीन। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐसे जीन होते हैं, ये प्राकृतिक जीन है जो बैक्टीरिया को विभिन्न एंटीबायोटिक से बचाते हैं। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला एवं इसे एक अन्य बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड से जोड़ दिया, और इस तरह से पहला आरडीएनए बनाया। साल्मोनेला टाइफिमोरियम इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया और उसमें किसी दूसरे बैक्टीरिया का जीन जोड़ दिया। कौन सा जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और इस तरह से साल्मोनेला का जो प्लाज्मिड था वो अब क्या कहलाएगा? आरडीएनए कहलाएगा। कोहेन एंड बॉयर ने इस तरह से पहला आरडीएनए बनाया। हमें एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी में इनका कार्य बता रखा है। हालांकि एनसीईआरटी आगे लिखती है कि उन्होंने अपने इस आरडीएनए को ई कोलाई में स्थानांतरित भी किया, हालांकि इनका स्थानांतरण इतना सफल नहीं रहा। तो कोहेन एंड बॉयर प्रथम आरडीएनए बनाने के लिए जाने जाते हैं। और कैसे आरडीएनए बनाया एनसीईआरटी ने लंबा चौड़ा लिखा है, हम संक्षिप्त में भी ध्यान रखें तो एक बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया और उसे साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड से जोड़ दिया और इस तरह से पहला आरडीएनए बना। इनके कुछ समय बाद आते हैं एक और वैज्ञानिक पॉल बर्ग। पॉल बर्ग जो हैं, इन्होंने, इनके लिए माना जाता है इन्होंने प्रथम सफल जीन स्थानांतरण किया है। इन्होंने ढंग से जीन स्थानांतरण करके बताया। वायरस के एक जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला। इन्होंने SV40 वायरस का एक जीन लैम्ब्डा फेज वाहक की मदद से
ई कोलाई में स्थानांतरित किया और इस तरह से पहला आरडीएनए बनाया गया। ठीक है, तो ये तो खैर मैंने शुरुआत की एक दो चीजें बताई हैं, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। कोहेन एंड बॉयर ने शुरुआत करी और उन्होंने पहला आरडीएनए बनाया, हालांकि उन्होंने स्थानांतरण भी किया, लेकिन सफल जीन स्थानांतरण पॉल बर्ग का माना जाता है। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक के इस पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुरानी बायोटेक में क्या था, नए में क्या है, और इस चैप्टर में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक पढ़नी है। मतलब हम किसी जीव का जीन निकाल कर आरडीएनए बनाएंगे, फिर उसे किसी अन्य जीव की कोशिका में स्थानांतरित करेंगे और फिर उससे पूरा जीव बनाएंगे, वांछित उत्पाद प्राप्त करेंगे। दो बड़ी चीजों की जरूरत रहेगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड प्लाज्मिड वाहक की। ठीक है, तो ये तो एक शुरू का इंट्रोडक्शन है। जो चीजें हैं एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत चीजें दे रखी हैं, मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी भी साथ साथ दिखाता चलूं। तो अगर हम इस एनसीईआरटी में चैप्टर की शुरुआत देखें तो देखिए ये चैप्टर जो है आपका 11th चैप्टर सिद्धांत और प्रक्रम का ये शुरू होता है, और इस चैप्टर की शुरू में जैव प्रौद्योगिकी क्या है उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको शुरू में समझाया था। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कई उत्पाद बनाए जाना और ये सारी चीजें। उसके बाद हम जीवों को रूपांतरित करके भी उत्पाद बना रहे हैं, वही पुरानी और नई दोनों बायोटेक के बारे में बताया। फिर यहाँ देखिए ये यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ यानी कि EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने बायोटेक की एक परिभाषा दी है। जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी वही मिलती जुलती है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और जीवों या उनकी कोशिकाओं या उनके अंगों या उनके अणुओं का समायोजन, मतलब जीवों का, उनकी कोशिकाओं का, उनके अंगों का, उनके मॉलिक्यूल का प्राकृतिक विज्ञान के साथ समायोजन और उससे नए उत्पाद और सेवाएं बनाए, यही बायोटेक्नोलॉजी है। थोड़ा इनके लिखने की लैंग्वेज ऐसे अलग है, इसी चीज को मैंने आसान भाषा में लिखाया था, बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज है। फिर इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत, मैंने कहा था दो प्रमुख सिद्धांत होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के। पहला आनुवांशिक इंजीनियरिंग, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम GMO बनाएंगे। तो ये लिखा है, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों के रसायन में परिवर्तन कर इसे परपोषी जीवों में प्रवेश करके इनको बदला जाता है। तो किसी भी परपोषी यानी कि होस्ट जीव में डीएनए का रसायन चेंज करने का मतलब है कोई जीन इधर उधर करना। तो डीएनए को निकाल कर होस्ट सेल में ट्रांसफर करने का काम आनुवांशिक, पहला काम यही है। दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, मतलब इसमें क्या है कि इसमें हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, मतलब वो जो जीव बना मैंने कहा उसका रख रखाव करेंगे, वो रख रखाव है। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग द्वारा संवर्धन द्वारा रोगाणु रहित वातावरण बनाकर, मतलब बिल्कुल स्टरलाइज्ड कंडीशन में, संवर्धन हमेशा ऐसी जगह पर होता है जहाँ कोई अन्य जीव ना हो, ठीक है, तभी अच्छे से उत्पाद बनता है, जीव बनता है। तो रोगाणु रहित वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करा करके हम अपने उत्पाद बनाए। तो पहले तो जीन स्थानांतरण करा, उसके बाद उनका हम संवर्धन कर रहे हैं रोगाणु रहित वातावरण में और उनसे उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, यही दो सिद्धांत बताए थे। उसके बाद देखिए ये जो दो पैराग्राफ आएंगे, आप चाहें तो पहले पढ़ सकते हैं, बट इन दोनों पैराग्राफ का ज्यादा डिटेल में आगे समझाऊंगा, ये दोनों पैराग्राफ। और उसके बाद तीसरा जो पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, पुनर्योगज डीएनए, इसमें साल्मोनेला टाइफिमोरियम का वही कोहेन एंड बॉयर का बताया गया है कि कोहेन एंड बॉयर ने ये सारा देखिए इसमें लिख रखा है 1972 में इन्होंने कोहेन एंड बॉयर ने प्रतिबंधन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट के, और उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ करके आरडीएनए बनाया, और उसी के बारे में जीन स्थानांतरण की जनरल बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको अभी बताई। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। एक दो पैराग्राफ इसके अंदर ऐसे हैं जो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे चीजें तब समझ में आएंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद तो तकनीक और उसके साधन आ जाएंगे। तो हम अभी तक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया वो एनसीईआरटी के अंदर भी कहाँ है, आप इसको ध्यान रखें और साथ साथ में इसको भी पढ़ते रहें, ठीक है। अब यह तो हुआ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर की तकनीक की शुरुआत करते हैं कि चैप्टर में इस टेक्निक को कैसे क्या समझाया। इस चैप्टर में जो टेक्निक हमें समझनी है वो दरअसल क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण और जीन स्थानांतरण तकनीक, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए कैसे बनेगा और जीन स्थानांतरण कैसे होगा, यही चीज हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। हम इसको अध्ययन के लिए दो भागों में बांट लेते हैं, पहला है औजार टूल्स और दूसरा है प्रोसीजर प्रक्रिया। मतलब देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने का सही तरीका भी यही है, पहले आप उसमें काम आने वाले औजारों का अध्ययन करें, क्या क्या चीजें हमें चाहिएगी, उसके बाद उनको कैसे इस्तेमाल करना उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर इन दो हिस्सों में बटा हुआ है, टूल्स एंड प्रोसीजर। जितना इनको अलग अलग पढ़ेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में यही गलती हुई है, कई जगह पर जहाँ टूल समझाया जा रहा है
वहीं प्रोसीजर की भी कुछ चीजें डाल दी गई। और इसीलिए मैंने जो कहा था कि चैप्टर में कुछ क्रम आगे पीछे हो रहा है, कुछ चीजें आगे आ गई, कुछ पीछे आ गई, वो इसीलिए आ गई कि प्रोसीजर जो पूरा बाद में अलग होना चाहिए, प्रोसीजर की कुछ चीजें टूल्स के साथ ही समझा दी गई। इसीलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है, तो हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे और निशान लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले अब हम टूल्स पर लेंगे, प्रोसीजर इसका दूसरा भाग है, बाद में लेंगे। टूल्स और औजार की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी तकनीक में 4 मुख्य प्रकार के औजार हमारे काम आते हैं। जितनी चीजें हमें चाहिए हम उनको 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जरूरी जो चीजें, सबसे पहले विभिन्न प्रकार के एंजाइम चाहिए, एंजाइम से सारा काम होना है तो एंजाइम चाहिए। तीसरा चीज फिर वेक्टर या वाहक डीएनए चाहिए जो हमारे जीन को ले जाए, तो ये एंजाइम की मदद से तो हम सारा कार्य करेंगे। वाहक चाहिएगा जो हमारे वांछित जीन को ले जाए। पैसेंजर डीएनए या इसे यात्री डीएनए कहते हैं, ये कौन हुआ? पैसेंजर डीएनए, यात्री डीएनए दरअसल वांछित जीन है जिसे हमें भेजना है, क्योंकि इसको भेजना है, ये जाने वाला है, इसको यात्री भी बोल दिया जाता है। ये पैसेंजर डीएनए एक्चुअली वांछित जीन है, तो विभिन्न एंजाइम की मदद से वांछित जीन को निकाला जाएगा, पैसेंजर डीएनए प्राप्त करेंगे। फिर इस पैसेंजर डीएनए को किसके साथ जोड़ेंगे? वाहक के साथ जोड़ेंगे। दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? आरडीएनए। अब इसको जिसमें हमें भेजना है, जिस जीव में, उसकी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे, और वो कोशिकाएं कौन सी कहलाती है? होस्ट या परपोषी कोशिकाएं। होस्ट सेल वो कोशिकाएं हैं जिसमें आपको उस जीन को भेजना है। तो इस तरह से 4 प्रकार के टूल्स काम आएंगे, एंजाइम, वाहक डीएनए, पैसेंजर डीएनए, होस्ट सेल। एक एक करके इनको लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम की, कौन कौन से एंजाइम चाहिए और किस क्या उनका काम रहेगा। तो टूल्स का पहला भाग लेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स यूं तो कई प्रकार के हैं और कई तरह के एंजाइम काम आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो एंजाइम यूज करेंगे उनको हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कई तरह के एंजाइम हैं जिनको हम 5 प्रकार की श्रेणियों में बांट सकते हैं उनके कार्य के आधार पर। ठीक है, और आपको इन 5 श्रेणियों में से केवल एक एंजाइम को डिटेल से पढ़ना है जो आपके कोर्स में, बाकी के केवल नाम ध्यान रखने हैं। ये एंजाइम्स आपके आगे अन्य टॉपिक में भी आए हुए हैं। ठीक है, 5 प्रकार के एंजाइम हैं, अलग अलग कार्यों के एंजाइम हैं। सबसे पहला लेते हैं तो ये आता है लाइजिंग एंजाइम। ठीक है, लाइजिंग एंजाइम हिंदी में अगर हम इसको कहें तो ये लयनकारी एंजाइम भी बोला जा सकता है। लाइजिंग एंजाइम कोशिकाओं के लाइसिस, लयन के लिए उपयोग होता है। अब आप देखिए, जब आप काम की शुरुआत करोगे तो जिस कोशिका में जीन है उससे जीन निकालोगे। किसी जीव की कोशिका में कोई अच्छा जीन है तो कोशिकाओं को तोड़ना पड़ेगा, तब उसमें से डीएनए और जीन निकलेगा। तो कोशिकाओं का लाइसिस, लयन करना होगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो लाइजिंग एंजाइम है। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले पड़ेगी। अब यहाँ कौन सा एंजाइम लें ये कोशिका पर निर्भर करेगा। मान लो बैक्टीरिया में से जीन निकालना है तो अलग एंजाइम है, पौधे में से अलग, कवक में से अलग, जंतु में से अलग। तो ये निर्भर करेगा कि आप किसके कोशिका में से जीन निकाल रहे हो, उसको कैसे तोड़ा जाए। अलग अलग एंजाइम चाहिए। जैसे लाइसोजाइम एंजाइम, ये बैक्टीरिया के लिए चाहिए होगा। बैक्टीरिया, लाइसोजाइम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति तोड़ देता है तो डीएनए प्राप्त हो जाएगा। ठीक, काइटिनेज कवक के लिए, कवकों की कोशिका भित्ति में काइटिन होता है तो काइटिनेज एंजाइम चाहिएगा। ऐसे ही सेल्यूलेज पैक्टिनेज एंजाइम किसके लिए चाहिए? पौधों के लिए। पौधों में सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल है तो सेल्यूलेज और पैक्टिनेज चाहिएगा। और प्रोटीएज और लाइपेज जैसे एंजाइम सामान्य जंतु कोशिकाओं के लिए चाहिए। वहाँ सेल वॉल नहीं है, वहाँ कोशिका झिल्ली हटानी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग लाइजिंग एंजाइम। अब इसमें लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेल्यूलेज, इन पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि इनको हमें सेल को तोड़ने के लिए, डीएनए निकालने के लिए कौन से एंजाइम का यूज करेंगे। तो ये लाइजिंग एंजाइम सबसे पहला, बस इनके नाम ध्यान रखना और ये नाम आपके और भी टॉपिक में पहले भी आते हैं। ये कोशिकाओं के लाइसिस के एंजाइम है। दूसरी बात करें क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग वर्ड का मतलब है कर्तन। ये कर्तनकारी एंजाइम, काटने वाले एंजाइम कह सकते हैं, क्लीविंग एंजाइम। ठीक है, ये डीएनए काटने के लिए उपयोग में आते हैं। अब हमने लाइसिस करके कोशिका में से पूरा डीएनए निकाल दिया, हमें सारा थोड़ी चाहिए, हमें तो एक जीन चाहिए। अब पूरे डीएनए में से एक जीन को काटना तो इसके लिए डीएनए को काटना पड़ेगा, और डीएनए काटने वाले एंजाइम को क्लीविंग एंजाइम कहेंगे। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस पूरी टेक्निक में। डीएनए काटने वाले एंजाइम कोशिकाओं में 2 तरह के होते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। इनके काटने का तरीका देखिए क्या है, ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में भी बताया है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को अंतिम सिरों पर काटते हैं। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। जैसे मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ये किनारों पर काटेंगे, यहाँ काटेंगे या यहाँ काटेंगे। डीएनए को अंतिम सिरों पर काटते हैं
और अंतिम सिरों पर काटने से हमें वांछित जीन नहीं मिलेगा, जीन तो बीच में कहीं होगा। तो ये केवल किनारों पर काटते हैं और इसीलिए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इस तकनीक में हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, इससे हमें जीन नहीं मिल पाएगा। बट डीएनए जरूर कटता है लेकिन किनारों पर कटता है। फिर दूसरा आता है एंडो। एंडो का मतलब है अंदर। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को मध्य में से काटते हैं, मध्य में से काटते हैं। जैसे ये डीएनए है, ये बीच में से काटेगा। अब जब बीच में से काटोगे तभी ना कोई जीन मिलेगा, ठीक है, तो बीच में से काटते हैं, ओके। और ये इसी क्योंकि बीच में से काटेंगे तो इससे जीन प्राप्त किया जा सकता है और इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में सामान्यतः कौन से क्लीविंग एंजाइम काम आएंगे? एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस भी कई प्रकार के हैं। उन एंडोन्यूक्लियस में एक विशेष प्रकार जो बहुत ही स्पष्ट काम करने में और बहुत विशिष्ट है, वही काम में लेते हैं। एंडोन्यूक्लियस का भी एक विशिष्ट प्रकार है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये काम में लिया है। ये एंडोन्यूक्लियस का एक प्रकार है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खास बात है कि ये डीएनए में एक निर्धारित जगह से ही काटता है, हर कहीं से नहीं काटता। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के काटने की जगह फिक्स है। और जब ये एंजाइम हमें मिला तभी तो मैंने आपको बताया था इस तकनीक को हम विकसित कर पाए। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का तो पूरा डिटेल हमें आगे पढ़ना है। यही एक एंजाइम है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर्स में जब भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से एक नया क्वेश्चन हमेशा आता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निर्धारित स्थलों से डीएनए को काटते हैं, इसलिए इसका एक उपनाम, एक निकनेम दिया है आणविक कैंची। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, आणविक कैंची कहते हैं। ये पूछा जा चुका है कि कौन सा एंजाइम आणविक कैंची कहलाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए को काटने का काम करता है कैंची की तरह, ठीक है। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है इसको पूरा डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम पहले एंजाइम के प्रकार देख लें, फिर इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे हैं संश्लेषणात्मक एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये संश्लेषण करने वाले एंजाइम हैं, संश्लेषणात्मक एंजाइम। और संश्लेषण भी किसका? डीएनए का। कई बार हमें डीएनए कृत्रिम रूप से बनाना भी पड़ता है, तो हम डीएनए बना सकते हैं। डीएनए संश्लेषण के एंजाइम हैं हमारे पास। जो कोशिका में डीएनए बनाते हैं वही बाहर भी बना लेंगे। तो कोशिका में डीएनए कौन बनाता है? तो हम सभी जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के टेम्पलेट सूत्र के सामने नया डीएनए बनाता है। डीएनए का एक सूत्र है, उसके सामने नया डीएनए सूत्र बना देगा। डीएनए से डीएनए बनाता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। एक और है डीएनए बनाने वाला, ये भी आपको बता रखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये सब आपको मॉलिक्यूलर बेसिस के चैप्टर में मिलेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी डीएनए बनाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए कैसे बनाता है? आरएनए से डीएनए बनाता है। तो हमें जरूरत के हिसाब से कोई सा भी यूज करना पड़ सकता है। डीएनए है हमारे पास, तो डीएनए से डीएनए बनाना, तो डीएनए पॉलीमरेज काम में लेंगे। आरएनए है तो आरएनए से भी डीएनए बना सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम में लेंगे, ठीक है। तो ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम है, जरूरत पड़ने पर इनको भी लिया जाएगा। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी है जॉइनिंग एंजाइम, जोड़ने वाले एंजाइम, ठीक है। और ये डीएनए खंडों को जोड़ने में काम आते हैं। अब जोड़ने के लिए तो एक ही एंजाइम है जो डीएनए खंडों को जोड़ पाता है, ये भी आपको बताया गया है पहले, डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्योंकि ये डीएनए खंडों को जोड़ते हैं तो इन्हें आणविक गोंद, मॉलिक्यूलर गम कहते हैं, गोंद कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को तो कहा था मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची, और ये गोंद ये जोड़ता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटता है और उसके काटे हुए वापस कौन जोड़ पाता है? लाइगेज। तो जोड़ने वाले एंजाइम भी चाहिए, जोड़ना भी पड़ेगा डीएनए बनाना है। और इसके ये तो 4 कैटेगरी हो गई। 5वीं कैटेगरी के अंदर मैंने कहा 5 तरह के एंजाइम है। 5वीं में हमने अन्य एंजाइम डाले और जो थोड़े बहुत एंजाइम काम आते हैं, और उसमें आपको एक एंजाइम ध्यान रखना, अन्य एंजाइम में एल्कलाइन फास्फेटेज। एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम बहुत ही कम काम आने वाला एंजाइम है। फास्फेटेज एंजाइम में ये फास्फेट हटाता है। और डीएनए में फास्फेट कहाँ है? डीएनए के 5वें सिरे पर। तीसरे सिरे पर तो शर्करा का हाइड्रोक्सिल समूह होता है, 5वें सिरे पर होता है कौन सा? फास्फेट। तो डीएनए के 5वें सिरे से फास्फेट समूह हटाने का काम करता है और ये हमारे कभी कभी काम आएगा, ठीक है। तो फास्फेटेज का काम क्या है? डीएनए के 5th एंड से फास्फेट हटाना। इसका उपयोग क्या हो सकता है? तो देखो ये कहाँ काम आता है? यह किसी वृत्ताकार डीएनए को स्थायी रूप से रेखीय बनाने में काम आता है। होता क्या है, जैसे वृत्ताकार डीएनए मान लो बैक्टीरिया में होता है, ये मान लो डीएनए वृत्ताकार डीएनए, बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है। अब ये सर्कुलर डीएनए जो है, अगर मैं इसको रेखीय लीनियर बनाना चाहूं तो क्या करूं? एक जगह से इसको काट दूं और जैसे मैं इसको काटता हूं तो ये रेखीय हो जाता है, ठीक है। ये इसका तीसरा सिरा, ये इसका 5वां सिरा मान लो,
तो वृत्ताकार डीएनए को हमने एक जगह से काटा, रेखीय हो गया, लेकिन ये फिर से जुड़ जाता, कारण इसके तीसरे सिरे पर OH है और इधर क्या है, फास्फेट है। तो ये फास्फेट और OH फिर से जुड़ के एक एस्टर बॉन्ड बना देते हैं, फिर वृत्ताकार हो जाता है। तो वृत्ताकार डीएनए को अगर आपको परमानेंटली लीनियर रेखीय बनाना है तो फिर आपको इसका यूज करना पड़ेगा। अब जैसे काटा, लीनियर तो बना, लेकिन ये फिर से जुड़ जाता है, फिर वृत्ताकार हो जाएगा। अगर हमें स्थायी रूप से रेखीय रखना है तो हम इस एंजाइम का यूज करें। ये एंजाइम क्या करेगा, इस पांचवें सिरे से इस फास्फेट को हटा देगा। अब उसके बाद इधर भी OH रह गया, इधर भी OH रह गया, अब ये नहीं जुड़ेगा। तो अगर किसी वृत्ताकार डीएनए को पुनः वृत्ताकार होने से रोकना है, उसे स्थायी रूप से रेखीय बनाना है, तो हम एल्कलाइन फास्फेटेज काम में लेते हैं। ठीक है, ये फास्फेट समूह हटाता है पांचवें सिरे से डीएनए के, ये ध्यान रखना, कभी कभार काम आता है ये। तो ये मैंने आपको 5 अलग अलग श्रेणियों के एंजाइम बताए, लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, संश्लेषण वाले सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम और अन्य एंजाइम में एल्कलाइन फास्फेटेज। इन सारे एंजाइम में से हमें जो है एक एंजाइम को डिटेल से पढ़ना है, जिसको एनसीईआरटी ने भी विस्तृत रूप से समझा रखा है, और वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है और किस तरह से वो काम करता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम और लेंगे एंजाइम वाले इस सेगमेंट में, क्योंकि उस एंजाइम से क्वेश्चन भी काफी आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम माना जाएगा इस टेक्निक के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है और इसको हम कैसे समझें। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, ये डीएनए को काटता है, और वो भी सिर्फ विशिष्ट स्थल से तिरछा या सीधा काटता है। डीएनए को काटने वाला एंजाइम है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों से, हर कहीं से नहीं, विशिष्ट स्थलों से या तो थोड़ा तिरछा या बिल्कुल सीधा काटता है। ठीक है, तो डीएनए कटिंग वाला एंजाइम है, तिरछा या सीधा। जिस स्थल पर ये काटते हैं उस स्थल को हम रेस्ट्रिक्शन स्थल कहते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हिंदी में सीमाकारी एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, और ये जिन स्थलों पर डीएनए को काटते हैं उसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि इन एंजाइम को अगर हम डीएनए पर छोड़ देते हैं तो ये पूरे डीएनए पर घूमते हैं, उनकी लंबाई पर, पूरे डीएनए पर इंस्पेक्शन करते हैं, घूमते हैं, और जहां उनको अपना स्थल दिखेगा वहीं काटेंगे। ठीक है, हर एंजाइम का स्थल भी अलग अलग है, तो ये अपना साइट स्पेसिफिक कटिंग है। अगर इनको इनका स्थल दिखेगा तो काटेंगे, अन्यथा डीएनए को कुछ नुकसान नहीं करेंगे। और काटने का तरीका भी सीधा है, तिरछा। ये कैसे होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला एंजाइम इस प्रकार का जो खोजा गया, स्मिथ नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। एक बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से एक एंजाइम प्राप्त हुआ, हिंद सेकंड एंजाइम। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, तो पहला एंजाइम था हिंद सेकंड। वैज्ञानिक का नाम तो इतना फिर भी नहीं आता, स्मिथ ने खोजा था हिंद सेकंड नाम का एंजाइम। कौन से बैक्टीरिया से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से हिंद सेकंड। ये पहला था, याद रखना, पूछा जा चुका है। उसके बाद तो खैर और भी कई मिले। उसके बाद एक और बड़ा पॉपुलर एंजाइम मिला जो हम खूब यूज करते हैं और जानते भी अच्छे से। बाद में 3 वैज्ञानिक हैं, स्मिथ, नाथन्स एवं आर्बर। इन तीनों ने, ये तो वही, एक तो स्मिथ है, नाथन्स और आर्बर, इन्होंने ई कोलाई जैसे सामान्य बैक्टीरिया से EcoR1 एंजाइम की खोज की। ई कोलाई बैक्टीरिया से EcoR1 एंजाइम की खोज की गई। ये बहुत काम आता है, एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल तो इसी का दिया, EcoR1। बाकी पहला एंजाइम जो खोजा गया वो हिंद सेकंड है, ध्यान रखना। और उसके बाद धीरे धीरे करके और भी एंजाइम खोजे गए अलग अलग बैक्टीरिया से। एनसीईआरटी का आंकड़ा देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार लगभग 230 प्रकार के बैक्टीरिया से 900 से ज्यादा एंजाइम मिल चुके हैं। ये एनसीईआरटी का फिगर है कि लगभग 230 प्रकार के बैक्टीरिया। 230 प्रकार का मतलब ये बैक्टीरिया के प्रभेद हैं, स्ट्रेन है, बैक्टीरिया की अलग अलग वैरायटी। ठीक है, 230 प्रकार के बैक्टीरियल प्रभेद से 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त हो चुके हैं। ये एनसीईआरटी का फिगर है और ये काफी पुराना है। आज की तारीख में बताया जाता है कि करीब 2000 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल चुके हैं, लेकिन हमें ये 900 का फिगर ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो 230 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से 900 से भी ज्यादा एंजाइम प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ गौर करने वाली और बातें हैं। अब तक जितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले हैं सिर्फ बैक्टीरिया से मिले हैं, प्रोकैरियोट से मिले हैं। और बड़ी खास बात यह है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते ही प्रोकैरियोट में है, आज तक कभी यूकैरियोट्स में नहीं मिले। ठीक है, तो लाजमी सा एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एंजाइम क्यों है और डीएनए काटने वाले ये एंजाइम वहां क्या करते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले इस एंजाइम का प्राकृतिक नेचुरल कार्य क्या है वो भी समझ लें। तो 900 से ज्यादा एंजाइम मिल चुके हैं।
ठीक है। और जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले हैं हमेशा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट से ही प्राप्त हुए और ये यूकैरियोटिक जीवों में नहीं होते। ये प्रश्न एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है कि क्या यूकैरियोट्स में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। अब बैक्टीरिया में क्यों होते हैं? ठीक है, तो बैक्टीरिया पर जब इसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि बैक्टीरिया में ये एंजाइम उसके सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। अब बैक्टीरिया को किससे सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? वायरस से। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया पर परजीवी, जिनको आपने पढ़ा होगा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये वायरस क्या करते हैं? आकर के बैक्टीरिया की सेल पे बैठते हैं, अपना डीएनए सेल में डाल देते हैं। ठीक है, अंदर जाके उसका डीएनए बहुत सारे डीएनए बनाता है और फिर उससे बहुत सारे वायरस बनते हैं और बैक्टीरिया की कोशिका को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। लाइटिक चक्र जो आपको हर्शेन चेज एक्सपेरिमेंट में भी बताया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अब बैक्टीरिया अपने आप को उस वायरस के आक्रमण से बचाने के लिए इनको रखता है। कैसे? बैक्टीरिया की सेल साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम है। अब जैसे वायरस का डीएनए साइटोप्लाज्म में आया तो बैक्टीरिया का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके टुकड़े कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस तरह से ये वायरस के आक्रमण से बैक्टीरिया को बचाता है और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म इसीलिए पाए जाते हैं। आप देखिए इसका नाम अंग्रेजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों है? बिकॉज दिस एंजाइम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस इन बैक्टीरिया। यह एंजाइम बैक्टीरिया में वायरस की ग्रोथ को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए इसे रेस्ट्रिक्शन या सीमाकारी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सुरक्षा का कार्य, एक तरह का ये आरएमएस सिस्टम कहलाता है पूरा। ये इसका एक सुरक्षा प्रणाली है, उसके लिए काम आता है। तो ये एंजाइम बैक्टीरिया की सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है और बैक्टीरिया को वायरस बैक्टीरियोफेज से बचाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस से ये बचाने का काम करता है। ओके, अब देखिए जब ये अगर बैक्टीरियोफेज से इसे बचाएगा तो एक बात और आई कि क्या इससे बैक्टीरिया को स्वयं को कोई नुकसान नहीं। पहले तो इसका काम समझ में आ जाना चाहिए कि बैक्टीरिया को वायरस के आक्रमण से बचाएगा, लेकिन आप एक और तरफ देखिए, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए कहाँ है? खुद का डीएनए वहां कोई केंद्रक नहीं है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, उसका खुद का डीएनए भी साइटोप्लाज्म में। अब मजे की बात देखिए, बैक्टीरिया का डीएनए भी साइटोप्लाज्म में और डीएनए काटने वाली ये एंजाइम भी साइटोप्लाज्म में। तो बड़ा लाजमी सा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये ठीक है, वायरस के डीएनए को तो काटेंगे, जब काटेंगे वो आएगा जब, लेकिन क्या ये एंजाइम बैक्टीरिया के स्वयं के डीएनए को नहीं काट देंगे? तो फिर बैक्टीरिया इनसे कैसे बचता है? ये बात बैक्टीरिया भी जानता था कि अगर मैं इस एंजाइम को रख रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसी सुरक्षा लानी पड़ेगी कि वो मेरे ही डीएनए को न काट दे। और ये एंजाइम बैक्टीरिया के स्वयं के डीएनए को नहीं काटते। कारण बैक्टीरिया अपनी सुरक्षा करता है, बैक्टीरिया अपने डीएनए को बचाता है। ये जानता है कि एंजाइम काम में बड़े विशिष्ट हैं, डीएनए पर जहां इनको रेस्ट्रिक्शन स्थल मिलेगा तो ही काटते, अदरवाइज नहीं काटते। तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके अपने डीएनए में जहां जहां रेस्ट्रिक्शन स्थल है उसका रूपांतरण कर देता है, वहां मिथाइल समूह जोड़ देता है। मिथाइलेशन एक एंजाइम है मिथाइलेज, उसकी मदद से मिथाइलेशन कर देता है। और जब मिथाइल समूह लग गए तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया के डीएनए में अपना रेस्ट्रिक्शन स्थल पहचान नहीं पाएगा, और जब ये स्थल नहीं पहचानेगा तो ये काटेगा भी नहीं। तो बैक्टीरिया अपने डीएनए का मिथाइलेशन करके सुरक्षित करता है उसे, और वायरस के आने वाले डीएनए को काट के नष्ट करता है। आरएमएस सिस्टम, ये पूरी सुरक्षा प्रणाली है उसकी, रेस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन सिस्टम। ठीक है, तो आने वाले डीएनए का तो रेस्ट्रिक्शन कटिंग और अपने डीएनए का मिथाइलेशन। मिथाइलेशन करने के लिए भी एक एंजाइम है मिथाइलेज, और बड़ी खास बात है मिथाइलेज एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत एक जैसे हैं, काम उल्टा करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। डीएनए के एक ही स्थल पर मिथाइलेज एंजाइम मिथाइल समूह जोड़ता है और उसी स्थल पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटता है। ठीक है, तो मिथाइलेज बड़ा मिलता जुलता से एंजाइम है, उसकी मदद से ये कार्य होता है। बैक्टीरिया अपने डीएनए को बचाता भी है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह एंजाइम बैक्टीरिया के स्वयं के डीएनए को नहीं काटता है, क्योंकि बैक्टीरिया अपने डीएनए पर उपस्थित रेस्ट्रिक्शन स्थलों का मिथाइलेज एंजाइम की मदद से मिथाइलेशन कर देता है। ठीक है, और डीएनए पर मिथाइल समूह जुड़ने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने रेस्ट्रिक्शन स्थल पहचान नहीं पाता है और वह डीएनए को नहीं काटता है। समझ में आई बात? तो ये इस एंजाइम का नेचुरल कार्य क्या है वो है। बायोटेक में हम क्या यूज करेंगे ये अलग चीज, इसका क्या काम है ये बताएं। कि ये एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में ही मिलता है, यूकैरियोट्स में कभी नहीं। जितने मिले सब बैक्टीरिया से मिले। क्यों होता है बैक्टीरिया में? तो बैक्टीरिया को वायरस के आक्रमण से बचाता है। वायरस के डीएनए जैसे सेल में आता है उसके टुकड़े कर देता है।
बैक्टीरिया का स्वयं का डीएनए क्यों नहीं काटता? क्योंकि बैक्टीरिया अपने डीएनए के रेस्ट्रिक्शन स्थलों का मिथाइलेशन कर देता है, जिससे ये स्थल पहचान नहीं पाता है और ये काटता नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये इस एंजाइम के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है और ये सब की सब अलग अलग तरह के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि क्या एंजाइम जो है बैक्टीरिया इस एंजाइम से प्रतिरोधी है, तो ऐसा नहीं है। ये बैक्टीरिया जो है इसको कैसे अपने आप को सुरक्षित करता है, ये इसमें ध्यान रखना मिथाइलेज का कार्य। ठीक है, अब इसके जरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन स्थल के बारे में थोड़ा सा और देख लें कि आखिर ये कहाँ काटता है, डीएनए में ऐसा कौन सी जगह है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन स्थल डीएनए में वह स्थल जहां रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटते हैं। जिस जगह काटते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट स्थल कहलाएगा। और ये जो रेस्ट्रिक्शन स्थल होता है ये कुछ और नहीं, पैलिंड्रोम होता है। आपको डीएनए पढ़ाते समय भी कहा था कि डीएनए में कई बार बीच बीच में ऐसे खंड आते हैं जहां दोनों स्ट्रैंड पर सेम अनुक्रम आता है। एक निर्धारित दिशा में पढ़ने पर दोनों स्ट्रैंड पर समान अनुक्रम, उल्टा सीधा एक समान, पैलिंड्रोम कहते हैं। और वही पैलिंड्रोम रेस्ट्रिक्शन स्थल भी है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा दूसरी बात, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक निर्धारित रेस्ट्रिक्शन स्थल है। ये एक और विशेषता है, हर एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन स्थल अलग अलग है। मतलब अगर पैलिंड्रोमिक रेस्ट्रिक्शन स्थल है तो हर एंजाइम का पैलिंड्रोम भी अलग अलग है। और एक एंजाइम जिस स्थल पर काट रहा है उस स्थल पर दूसरा एंजाइम नहीं काट रहा, और हर एंजाइम का अपना अपना स्थल है और वो अपने अपने स्थल को पहचान के ही काटते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन स्थल वास्तव में 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर या 8 बेस पेयर लंबा पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है। तो ये 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, 8 बेस, ज्यादा बड़ा नहीं होता, बस इसी साइज के पैलिंड्रोम है। और डीएनए में बीच बीच में कहीं भी आ सकते हैं और हजारों तरह के पैलिंड्रोम बन सकते हैं। हर एंजाइम का अपना अपना पैलिंड्रोम फिक्स होता है, वो अपने पैलिंड्रोम को पहचान के वहां पर जुड़ता है, उसको काट देता है। तो पैलिंड्रोम को ही यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन स्थल कहा जा रहा है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने रेस्ट्रिक्शन स्थल पर डीएनए को या तो तिरछा काटता है या सीधा काटता है। ठीक है, मतलब ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, मान लीजिए ये 5 से 3 ये एक स्ट्रैंड हुआ। ठीक है, तो जो दूसरा इसका सामने वाला स्ट्रैंड होगा, यहाँ 5 से 3 इधर चलेंगे अपन, तो दोनों पर समान अनुक्रम आएगा। पैलिंड्रोम का मतलब यही है कि 5 से 3 इधर जो अनुक्रम है वही 5 से 3 इधर अनुक्रम होगा, और इसी को पैलिंड्रोम कहते हैं। इस पर अब ये तिरछा काट सकता है या बिल्कुल सीधा भी काटता है, मतलब काटने के 2 तरीके हो गए। तो रेस्ट्रिक्शन स्थल तो पता रहना चाहिए क्या चीज है। छोटा सा एक पैलिंड्रोम है 4, 6 या 8 बेस पेयर का, और हर एंजाइम का अलग अलग। अब कटिंग कैसे होती है एक उदाहरण से हम समझते हैं इसको। देखिए, ये देखिए इनके डीएनए काटने का तरीका, मोड ऑफ कटिंग, या तो तिरछा काटेंगे या फिर सीधा काटेंगे। एनसीईआरटी की भाषा में बात करें तो पैलिंड्रोमिक डीएनए स्थल के केंद्र के आसपास अगर डीएनए काटा जाता है तो ये तिरछा कटेगा। पैलिंड्रोमिक डीएनए जो है, जो रेस्ट्रिक्शन स्थल है, उसका जो सेंटर है, सेंटर के आसपास अगर काटेंगे तो तिरछी कटिंग होगी। और जब तिरछी कटिंग होती है तो डीएनए के जो 2 टुकड़े बनेंगे उसमें मुक्त सिरे बने। जैसे ये डीएनए है, तिरछा काटा तो 2 टुकड़े हो गए, इनमें एक टुकड़ा छोटा और एक टुकड़ा बड़ा रहेगा, तो इसमें मुक्त सिरे, चिपचिपे सिरे कहते हैं, स्टिकी एंड बनेंगे। इसका उदाहरण देखिए किससे, जैसे एक एंजाइम है इको R1। इको R1 एंजाइम पैलिंड्रोम पर कट करता है, और पैलिंड्रोम कौन सा है, GAATTC। कुछ लोग घटक बोलते हैं इसको। 5 से 3 ये डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाया मैंने, 5 से 3 दिशा में GAATTC। तो इसके ठीक सामने दूसरा स्ट्रैंड, और उधर भी 5 से 3 चलेंगे तो GAATTC। अब ये एंजाइम G और A के बीच में ये जो मैंने तीर का निशान बनाया है, ये इस जगह काट रहा है। तो अब देखिए केंद्र के आसपास हो ना, कि सेंटर तो यहाँ रहा है, सेंटर से इधर, सेंटर से इधर, एक जिस जगह पर एक स्ट्रैंड में काटा उसी जगह पर दूसरे पे 5वें एंड की तरफ G और A के बीच में काटा, तो इधर भी 5वें एंड की तरफ G और A के बीच में यहाँ कटेगा। ठीक है, इस जगह कटा तो ये तिरछी कटिंग होती है सेंटर के आसपास। देखो ये ऐसे यहाँ से कटा तो G अलग, AAT अलग, ये हो गया, ये दूर हो गए। इधर ये यहाँ से कटा तो ये G अलग और ये A अलग, तो अब देखो ये अपने आप तिरछा हुआ। ये डीएनए चला आ रहा है, इधर से ये पूरा ये डीएनए है और इधर से ये पूरा डीएनए है, और इसको यूं काटा है तो यहाँ तक तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बराबर है, थोड़ा सा ये हिस्सा आगे निकल रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, इधर भी यहाँ तक बराबर है और ये हिस्सा एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो ये जो अतिरिक्त निकल रहे हैं ये मुक्त सिरे कहलाएंगे। जब आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तिरछा काटोगे तो फिर एक स्ट्रैंड छोटा और एक स्ट्रैंड बड़ा रह जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ हिस्सा है ये मुक्त सिरे कहलाते हैं। ये बड़े काम के हैं। इन्हें स्टिकी एंड चिपचिपे सिरे भी कहते हैं। कैसे, आप देखिए ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो TTAA, इधर से जो एक्स्ट्रा निकला वो भी TTAA,
इन दोनों को ध्यान से देखो तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो ये मुक्त सिरे हैं, एक ही एंजाइम के द्वारा काटे गए इन दो टुकड़ों के जो मुक्त सिरे हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जब कभी ना आप पास में लाओगे तो फिर से पेयरिंग कर जाएंगे। पेयरिंग करने का मतलब इन दोनों में पेयरिंग अगर हो गई तो इनको जोड़ना आसान हो जाएगा। हालांकि जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिएगा। कौन सा बॉन्ड कटा है यहाँ पूछा जाए, जी और ए के बीच में यहाँ काटा है, तो जी और ए के बीच में, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, जी और ए के बीच में एस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड कटा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में, काटा कौन सा है, एस्टर बॉन्ड। इसको वापस कौन जोड़ेगा, लाइगेज। लेकिन जब आप इसको पास पास लाओगे तो मुक्त सिरे क्योंकि पूरक हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जरूर एक बार पेयरिंग, इनकी पेयरिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये एक दूसरे में अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर लाइगेज इनको पूरा जोड़ देगा। तो इनको जोड़ना आसान होता है, लाइगेज का काम आसान हो जाता है अगर मुक्त सिरे हैं, और इसीलिए तिरछी कटिंग वाले एंजाइम ही ज्यादा काम आते हैं। इको R1 इसी श्रेणी का एंजाइम है, और ये एनसीईआरटी में हमें उदाहरण दिया भी है, समझ गए। इसकी साइड याद रखना, GAATTC कहाँ कटेगा, जी और ए के बीच में कटेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ एंजाइम सीधी कटिंग भी करते हैं। सीधी कटिंग में क्या, पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र पर कट करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में। अब देखो सेंटर के आसपास कटा तो तिरछा कटा, सेंटर में काटेंगे तो बिल्कुल किनारे जो है मुक्त सिरे वाले नहीं बनेंगे, इसमें कुंद सिरे, ब्लंट एंड बनेंगे। उदाहरण से समझिए, जैसे एक एंजाइम में SMA1 एंजाइम, इसकी साइट होती है CCCGGG, इधर भी CCCGGG, यही वो पांचवा सिरा, ये तीसरा सिरा, इधर ये पांचवा और ये तीसरा। अब ये बिल्कुल C और G के बीच में यहाँ काट रहा है, तो ये तो बिल्कुल देखिए पैलिंड्रोम 6 का है, इसका बीचों बीच में काट रहा है, इधर भी और इधर भी, तो ये सीधा का सीधा कटेगा। तो सीधा का सीधा कटा तो एक टुकड़ा ये है CCCGGG, ये पेयरिंग हो रही है, और इधर ये भी है, बिल्कुल सीधा सीधा कटी, कोई मुक्त सिरा नहीं। इनको जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, जोड़ा तो जाता है लेकिन अलग तरीके से जोड़ता है। हाँ, अब होते दो तरह के, हमें एनसीईआरटी में सिर्फ तिरछे वाले के बताया, बट तिरछा और सीधा दोनों होते हैं। तो आप एक एक एग्जाम्पल दोनों का ध्यान रखें। सीधा काटने का मतलब बिल्कुल सेंटर पे काटना, एनसीईआरटी लिखती केंद्र के आसपास काटना, तो वो समझ में आना चाहिए, केंद्र के आसपास काटोगे तो तिरछा कटिंग होगी, ऐसे मुक्त सिरे बनेंगे, ठीक है। कटिंग दो तरह से होती है। तो डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के काम के दो तरीके ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अंतिम एक और चीज देखें, इस एंजाइम का नामकरण, नाम देने का तरीका। एक्चुअली क्या है, आप देखिए इको R1, हिंद सेकंड, SMA1, जो भी 2-3 नाम मैंने अभी बताए, इनके नाम बड़े अजीब हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम देने की एक सही तरीका बना रखा है। तो नाम कैसे दिया जाता है, जिस बैक्टीरिया से हम ये प्राप्त करते हैं उसी के आधार पर होता है। तो नाम कैसे बनता है वो और समझ लें, ये एक और भाग है जिस पर क्वेश्चन आता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम में 3 से 4 लेटर होंगे और अंत में एक रोमन संख्या जरूर होगी, जैसे हिंद सेकंड, इको R1, SMA1। तो ये कैसे बन रहे हैं, तो देखिए 3 से 4 तो लेटर होंगे। अब ये लेटर कहाँ से लेंगे, तो नाम का पहला लेटर हमेशा बैक्टीरिया के वंश से लिया जाएगा। जिस बैक्टीरिया से हमें ये मिला है उसके वंश के नाम का पहला लेटर, वो होगा एंजाइम का पहला लेटर, क्लियर। दूसरा, सेकंड और थर्ड लेटर, अब नाम के दूसरा और तीसरा लेटर ये बैक्टीरिया की स्पीशीज से लिया जाएगा, जाति से। तो जिस बैक्टीरिया से हमें ये एंजाइम मिल रहा है उसी के वंश का नाम, उसी की जाति का नाम। जाति के नाम के पहले 2 लेटर लेंगे, तो 3 लेटर हो गए, पहला लेटर वंश से और अगले 2 लेटर जाति से। ये तो सब में आने ही आने हैं, तो 3 लेटर तो होने ही होने। कभी कभी एक चौथा लेटर और होता है, 4th लेटर, जो आवश्यक नहीं है, कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये होता है बैक्टीरिया के प्रभेद से। मान लो बैक्टीरिया की कोई स्पेशल वैरायटी है तो उसका भी एक लेटर ले सकते हैं, कभी कभी ये नहीं भी होता, सामान्य बैक्टीरिया भी हो सकता है, या कोई विशिष्ट वैरायटी है तो उसका एक लेटर और ले लेते तो 4 लेटर हो जाएंगे, ठीक है। 4 लेटर कहाँ से लेने, ये अच्छे से ध्यान रखना, उसका स्रोत क्या है। अंत में रोमन संख्या जरूर होती है। रोमन संख्या क्या दर्शाती है, रोमन संख्या बैक्टीरिया से एंजाइम के पृथक्करण के क्रम को दर्शाती है। अब देखिए एक एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा एंजाइम है, 230 बैक्टीरिया में 900 एंजाइम मिले, अब एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा एंजाइम है। तो अब देखिए अगर बैक्टीरिया के नाम से बना रहे हो तो आगे के लेटर तो जब तक बैक्टीरिया एक ही सेम रहेगा, तो फिर अब एक से ज्यादा एंजाइम है तो क्या करें, जो एंजाइम बैक्टीरिया से सबसे पहले अलग हुआ, पृथक किया गया कृत्रिम रूप से, उसे नंबर 1 दे देंगे, जो दूसरे नंबर पर निकला वो सेकंड। तो पृथक्करण के क्रम को दर्शाते, ये पृथक कृत्रिम रूप से होता है, जो सबसे पहले प्राप्त हुआ उसको नंबर 1 दे देंगे, नंबर 2। तो एक ही बैक्टीरिया के जितने एंजाइम उनको 1 2 3 करेंगे, समझ गए। हाँ, यहाँ कंफ्यूजन होता है,
तो ध्यान रखना ये नंबर जो है खोज का क्रम नहीं है, खोजने के क्रम से नहीं है। कई बार क्या होता है हम एंजाइम खोज तो लेते हैं लेकिन खोजने से नंबर नहीं देंगे जब तक कि आप उसको शुद्ध रूप में बैक्टीरिया से पृथक नहीं करोगे। पृथक्करण का क्रम। जैसे एक उदाहरण देखिए, हिंद सेकेंड, पहला एंजाइम कौन सा खोजा गया? हिंद सेकेंड। अब जब अगर वो खोज का क्रम होता तो पहला एंजाइम खोजा था तो नाम में सेकेंड क्यों है? क्योंकि ये जो नंबर है ये खोज का क्रम नहीं है। हिंद सेकेंड पहला खोजा जरूर गया लेकिन स्मिथ इसको बैक्टीरिया से पृथक नहीं कर पाए, और इससे पहले तो इसी बैक्टीरिया से किसी अन्य वैज्ञानिक ने दूसरा एंजाइम निकाल लिया, तो हिंद सेकेंड जो कि पहला खोजा गया था पृथक्करण के क्रम में दूसरे नंबर पे आया, इसलिए वो हिंद सेकेंड। समझ रहे हैं? तो ये पृथक्करण का क्रम है, खोज का क्रम नहीं है। अगर वैज्ञानिक ने केवल खोज लिया कि हाँ इसमें एक एंजाइम है तो नंबर नहीं मिलेगा। खोज करने के बाद उसको पृथक करके निकालो बाहर, तब पृथक्करण के आधार पर उसकी नंबरिंग आएगी। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ये पृथक्करण का क्रम है, खोज का क्रम नहीं है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से इसको समझिए। एक एंजाइम जो हम बार बार यूज कर रहे हैं इको R1। इको R1 एंजाइम एक बैक्टीरिया से मिला है, ई कोलाई RY13 बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पूरा बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई RY13। ठीक है, ई कोलाई तो हम सभी जानते हैं, RY13 इसका विशिष्ट वैरायटी स्ट्रेन है, ये पूरा नाम है उसका। ई कोलाई में बहुत वैरायटी है, तो ये पर्टिकुलर वैरायटी और RY13 उसका स्ट्रेन का नाम है। एम्स में भी आ चुका है, ये नीट में भी आता है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ये। अब इससे जो एंजाइम मिला तो इसके नाम का पहला लेटर क्या होगा? ई, तो इसका पूरा नाम है एरिस्टेशिया कोलाई। ई जो है वो एरिस्टेशिया है, वंश का नाम, तो इसका पहला लेटर ले लिया गया, ये ई आ गया इधर। फिर स्पीशीज कौन सी? कोलाई, तो स्पीशीज के पहले दो लेटर सी और ओ ले लिए, तो ये अगले इसके ये दो लेटर बने थे, बन गया इको। ठीक है, RY13 इनका स्ट्रेन है, इससे एक लेटर ले लिया ये R, तो ये बना इको R1, और ये इको R हो गया। ये 1 जो है ये पृथक्करण का क्रम है, तो पृथक्करण का क्रम, और ये इस बैक्टीरिया से पहले नंबर पर पृथक हुआ है। अब अगर इसी बैक्टीरिया से दूसरा एंजाइम निकलेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इको R तो वही रहेगा, 2 हो जाएगा। पृथक्करण के क्रम से नंबरिंग बदलती जाएगी, खोज के क्रम से नहीं। समझ गए? ठीक है, अब जैसे वो हिंद सेकेंड है, उसी बैक्टीरिया से हिंद फर्स्ट भी मिला है, हिंद सेकेंड भी है, हिंद थर्ड भी है। अच्छा, हिंद का मतलब ये सोचना कोई हिंदुस्तान की वजह से जो हमें बड़ा गर्व हो रहा हो। हिंद का क्या मतलब है? उसका बैक्टीरिया कौन है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो H तो आया हीमोफिलस से, इन्फ्लुएंजी से IN आया, और D उसका स्ट्रेन है, जैसे यहाँ R लिया है तो वो हिंद बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग बैक्टीरिया के नाम से ये तय होता है पहला लेटर कहाँ से लेना है, अगले दो लेटर कहाँ से लेने हैं, और कैसे इस रोमन संख्या को देना है। इको R1 बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बार आता रहा है। इसका ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, नाम कैसे बना ये ध्यान रखना। एक बार तो ये पूछा गया है कि इको R1 में CO का क्या मतलब है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, आप देखिएगा। CO मतलब उसकी स्पीशीज कोलाई है। इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट ध्यान रखनी है अपने को, GAATTC। ठीक है, तो ये इधर से वापस वही हो जाएगा CTTAAG, और कहाँ कटता है तो G और A के बीच में कटता है। ये सारी बातें ध्यान रखनी। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, नेचुरली बैक्टीरिया में इनका क्या काम है, बैक्टीरिया को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सब बातें पता होनी चाहिए। इनका रेस्ट्रिक्शन स्थल जिस पर ये सीधा कैसे काटते हैं, तिरछा कैसे काटते हैं, और इनके नामकरण का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने चैप्टर का पहला भाग औजार टूल शुरू किए, और टूल्स का भी पहला टूल पढ़ा हमने एंजाइम्स। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर भी अगर आप देखना चाहें, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन तो अभी आपको बताया ही था, इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप देखेंगे ये तो इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पर, फिर ये पुनर्योगश डीएनए तकनीक के साधन, साधन का मतलब यहाँ औजार टूल से है, और इसमें उन्होंने सीधा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम डायरेक्ट दिया है। बाकी एंजाइम के बारे में नहीं, हमने भी केवल नाम ही बताए आपको। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये हिंद सेकेंड और ये सारी चीज दे रखी है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये 900 से अधिक एंजाइम और ये सारा दे रखा है, इको R1 वगैरह। थोड़ा सा यहाँ, अब यहाँ आगे क्या कुछ चीजें यहाँ पर प्रोसीजर की जो बाद में आएंगी। अब जैसे ये डायग्राम दिया है कि ये संवाहक डीएनए, ये बाहरी डीएनए, दोनों को रेस्ट्रिक्शन स्थल से काटा और जोड़ा, और ये RDNA बना। अब ये चीज क्या है, अभी मैंने सिर्फ आपको एंजाइम पढ़ाया है, ये चीज मैं प्रोसीजर में समझाऊंगा। तो ये डायग्राम दरअसल प्रोसीजर का है। मैंने कहा ना कुछ चीज इसमें आगे पीछे हो रही है, ये चीज प्रोसीजर में जाएगी, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ सिर्फ आप एंजाइम पढ़ लें,
ये एंजाइम के बारे में बाकी चीजें और दे रखी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये जो है आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर की शुरुआत करी, क्या इसमें टेक्निक है, और हमने इसका पहला टूल पढ़ा एंजाइम। ठीक है, पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाकर ढंग से पढ़ लें, उसके बाद एनसीईआरटी से भी रीड कर लें। ठीक है, अगले टूल हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक यू।